नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? आपके पास ऑप्शन है संवत 1050 से 1375, संवत 1050 से 1380 या संवत 1050 से 1385 या संवत 1050 से 1390। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, महेश दत्त शुक्ल, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। भाषा काव्य संग्रह के लेखक महेश दत्त शुक्ल है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? आपके पास ऑप्शन है आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या बीजवपन काल। तो बताइए ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, मुक्तिबोध या मिश्र बंधु। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है वासुदेव सिंह, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मोहन अवस्थी या मिश्र बंधु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। आदिकाल को बाल्यावस्था काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या शंभुनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? आपके पास ऑप्शन है बीजवपन काल, कला काल, अंधा काल या सिद्ध सामंत काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? आपके पास ऑप्शन है चारण काल, संधि काल, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। उपयुक्त दोनों कहा है। चारण काल भी और संधि काल भी रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को कहा है। अभी हमने पढ़ा था कि चारण काल किसने कहा है, तो ग्रियर्सन ने भी कहा है और रामकुमार वर्मा ने भी आदिकाल को चारण काल और संधि काल की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है? आपके पास ऑप्शन है शून्य काल, प्रारंभिक काल, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, उपयुक्त दोनों। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को शून्य काल भी कहा है और प्रारंभिक काल भी कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है कमल कुल श्रेष्ठ, वासुदेव सिंह, रामप्रसाद सिंह या बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो
और वीडियो को शेयर भी कर दो। बताइए, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। पृथ्वीनाथ कमल श्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर राकेश, शैलेश जेदी, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। आदिकाल को आविर्भाव काल डॉक्टर राकेश और शैलेश जेदी दोनों ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है मोहन अवस्थी, शंभुनाथ सिंह, वासुदेव सिंह या गुलेरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आदिकाल को उद्भव काल की संज्ञा किसने दी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है मोहन अवस्थी, शंभुनाथ सिंह, रामप्रसाद मिश्र या वासुदेव सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। आदिकाल को आधार काल की संज्ञा मोहन अवस्थी ने दी है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को जयकाव्य काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है वासुदेव सिंह, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या विश्वनाथ मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। आदिकाल को जयकाव्य काल की संज्ञा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दी है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त। तो बताइए, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल काल की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, बोधगान और दोहा किस भाषा में लिखा गया है? आपके पास ऑप्शन है हिंदी, अपभ्रंश, बंगला या प्राकृत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोधगान और दोहा जो कि हरप्रसाद शास्त्री जी की रचना है, किस भाषा में लिखी गई है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। बांग्ला भाषा में लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है कबीर, अमीर खुसरो, सूरदास या हरिओद। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, अमीर खुसरो। हमारा अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। आपके पास ऑप्शन है जनभाषा, पंचमेल भाषा, देश भाषा या लोक भाषा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है पाहुड़ दोहा, योगसार, परमात्मा प्रकाश या भविष्यत कहा। तो बताइए, कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य का माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। भविष्यत कहा लौकिक चरित काव्य माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंदनबाला राज के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है आसगु, जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी या विजयसेन सूरी। तो बताइए, चंदनबाला राज के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। चंदनबाला राज के रचयिता आसगु कवि है। हमारा अगला प्रश्न है,
पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? आपके पास ऑप्शन है 55, 58, 69 या 70। तो बताइए पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं और इसके रचयिता का नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग है। हमारा अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? आपके पास ऑप्शन है चंद्रवरदाई, लुयप्पा, सरहप्पा या शबरप्पा। तो बताइए राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। हमारा अगला प्रश्न है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है, कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नगेंद्र या रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके पास ये कथन दिया गया है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। किसका कथन है ये? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चन सिंह का है ये। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी रचना शिलांकित है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है। आपके पास ऑप्शन है वसंत विलास, राउल बेल, वर्ण रत्नाकर या उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी रचना शिलांकित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, राउल बेल। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है श्रृंगार और भयानक, वीर और श्रृंगार, वीर और अद्भुत या शांत और वात्सल्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। पृथ्वीराज रासो में वीर और श्रृंगार रस दोनों प्रमुख है। हमारा अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? आपके पास ऑप्शन है सरहप्पा, पुष्पदंत, स्वयंभू या चंद्रवरदाई। तो बताइए रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो सरहप्पा को, और रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? यहाँ पे सिद्ध होगा। सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? आपके पास ऑप्शन है महामहोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद बागची, रहमतुल्ला या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, रहमतुल्ला। हमारा अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है आपको। आपके पास ऑप्शन है नेमिनाचार्य, हरिभद्र सूरि, पाहुड़ दोहा, राम सिंह, प्रबंध चिंतामणि, विन्याचंद सूरि या भविष्यत कहा धनपाल। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। प्रबंध चिंतामणि जो है वो विन्याचंद सूरि की रचना नहीं है। किसकी है ये? तो ये मेरुतुंग की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? आपके पास ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, नरपतिनाथ या चंद्रवरदाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। आदिकाल के अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए यह कथन किसका है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। हमारा अगला प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? आपके पास ऑप्शन है 10, 8, 9 या 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि हमारे साथियों की संख्या बढ़ती जाए दिन प्रतिदिन। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? आपके पास ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या ब्रज भाषा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? आपके पास ऑप्शन है हमीर रासो, राउलवेल, बिसलदेव रासो या भरतेश्वर बाहुबली रास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त मानी जाती है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। उस रचना का नाम है बिसलदेव रासो जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में बारहमासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? आपके पास ऑप्शन है हमीर रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो या खुमान रासो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए हिंदी में बारहमासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, बिसलदेव रासो में। हमारा अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है परमात्मा प्रकाश, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल या उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। उस कृति का नाम है राउलवेल। हमारा अगला प्रश्न है, राउलवेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? आपके पास ऑप्शन है 7, 8, 5 या 6। तो बताइए राउलवेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, 7। हमारा अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? प्रश्न एक बार रिपीट, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? आपके पास ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या पुष्यदंत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बताइए सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बिल्कुल सही, राहुल सांकृत्यायन ने। और स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने। बिल्कुल सही। और पुष्यदंत को बताइए, तो शिव सिंह सेंगर ने। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? आपके पास ऑप्शन है रसिक, रसायन, रास या रासक। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है, ये बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से माना है। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा है? आपके पास ऑप्शन है सरहप्पा, स्वयंभू, विद्यापति या अब्दुल रहमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। बच्चन सिंह ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, विद्यापति को। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है पंडित हरि मिश्र, पंडित विलास, पंडित सत्यानंद या पंडित नागेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विद्यापति के गुरु का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? आपके पास ऑप्शन है माधो सिंह, जय सिंह, कीर्ति सिंह या गज सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और ऑल पे क्लिक करना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं पर बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, इसीलिए उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती और फिर बोलते हैं कि मैम आपके क्लास की नोटिफिकेशन हमें नहीं पहुंचती। तो इसी कारण से आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर या नगेंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है, ये बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है रूपमती, राजमती, राजवती या मृणालवती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बीसलदेव रासो की नायिका का नाम बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, बीसलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती है। हमारा अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो कितने खंडों में विभक्त है? आपके पास ऑप्शन है 4, 5, 7 या 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, बीसलदेव रासो 4 खंडों में विभक्त है और 128 छंदों में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं। आपके पास ऑप्शन है सरहप्पा, कणप्पा, मच्छंदरनाथ या गोरखनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। अगर आपसे पूछते कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं तब आपका आंसर होता सरहप्पा, पर प्रश्न है कि सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है तब आपका आंसर होगा मच्छंदरनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? आपके पास ऑप्शन है पतंजलि, भामह, राजशेखर या भरत मुनि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया है और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि अपभ्रंश शब्द का भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तब आपका आंसर क्या होगा,
और कब किया है? भाषा के रूप में। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं। बिल्कुल सही, तब आपका आंसर होगा चंड ने किया है। और कब किया है? तो 6ठी शताब्दी में। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, रहमान या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है और किसने कहा है, ये भी बताना है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर भ्याणी ने। और कई बार प्रश्न आता है कि अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? बताइए, अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, तब आपका आंसर होगा स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है। और किसने कहा है? तो डॉक्टर भ्याणी ने। हमारा अगला प्रश्न है, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है जगनिक, खुसरो, श्रीधर, चंदबरदाई। ऑप्शन नंबर बी में है खुसरो, श्रीधर, चंदबरदाई, जगनिक। ऑप्शन नंबर सी में है चंदबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। ऑप्शन नंबर डी में है श्रीधर, खुसरो, चंदबरदाई, जगनिक। तो बताइए, जन्मकाल की दृष्टि से बताना है आपको इनका सही क्रम। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। चंदबरदाई, जगनिक, खुसरो और श्रीधर। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, उसका चयन करना है आपको। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है इस साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी में है युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी में है इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में है श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो बताइए, कौन सा कथन सही नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, ये कथन जो है वो गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, 12 बरस ले कुकर जीवे अरु सोहल 12 बरस ले कुकर जिए अरु सोहल लो जिए सियार किसकी पंक्ति है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है मलुकदास, नागरीदास, जगनेक या भिखारीदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपके पास पंक्ति दी गई है, 12 बरस ले कुकर जिए और 16 सो जिए सियाल। किसकी पंक्ति है ये? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्ति जो है वो जगनिक की है। साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगी आप तक अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं और ऑल पे क्लिक करते हैं, तभी जाके आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर देना कि आपके आज की क्लास में कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये भी मुझे बता देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।